वेलकम बैक। मियां सैफ रहमान साहब, जनाब। हम ज़्यादातर क्योंकि कर्ज़ों पे चल रहे हैं। जी जी, कहीं पे आईएमएफ के कर्ज़े हैं, कहीं पे दूसरे कमर्शियल बैंकों के हैं, कहीं पे हमारे दोस्त ममालिक के कर्ज़े हैं। अच्छा ये बताइए कि आईएमएफ क्या हमें बाउंड करती है कि आपने चीज़ों की कीमतों का तयन ऐसे करना है, आपने अवाम को बिजली इतने में देनी है, आपने पेट्रोल इतने में देना है? क्या आईएमएफ का तरीकाकार क्या है? नहीं नहीं, आईएमएफ आपको तजवीज़ ये देती है कि जी आप हर वक्त ये एक राग लापते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम पूरा नहीं कर रहे। आईएमएफ कहती है कि आए हमें अपना सिस्टम बताएं कि कहाँ कहाँ उसमें लूप होल है, कहाँ पे उसमें ख़राबी है, कहाँ पे आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, डायरेक्ट नहीं हो रही, इनडायरेक्ट नहीं हो रही, और कहाँ पे उसमें वेस्टेजेज और लीकेजेज हैं बुनियादी तौर पर। जब वो आपका निज़ाम देखते हैं तो उसके अंदर एक हज़ार ख़राबी निकलती है। वो कहते हैं इस सिस्टम, इस ख़राबी को इस तरह प्लग करो, इसको इस तरह प्लग करो। स्पेस हमारे पास हुकूमत के पास हर वक्त मौजूद होती है। आप देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2-3 मरतबा कहा कि जी मैंने अपनी टीम को कहा है कि IMF से बात करें। वज़ीर ख़जाना भी हमारे औरंगज़ेब साहब भी IMF से बात करने जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक। फिर आपको याद होगा आप और मैं गवर्नर हाउस में थे जब PDM 1 थी, तो उस वक्त भी इसहाक डार साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। उन्होंने कहा जी हम तो डिफ़ॉल्ट होने लगे थे, हम तो उनके पाँव पड़ गए। IMF की जो सरबराह हैं खातून, हम उनके जब पाँव पड़ गए तो उन्होंने हमें फिर डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। कहने का मकसद है कि ये गुंजाइश हुकूमतों के पास मौजूद होती है। IMF फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल नहीं है, हमने थोड़ा सा हुआ ज़्यादा बनाया हुआ है। वो आपको बताती है कि आपके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, आपके गवर्नेंस के सिस्टम में ये खराबियाँ, इनको इस तरह प्लग करें। चूँकि खराबियाँ हमने इतनी ज़्यादा कर ली होती हैं, उनको प्लग करने के लिए हम कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक बात और करूँगा अदालतों का दस्त बस्ता एहतराम करते हुए, कि जब मैं ब्यूरोक्रेसी में था, कई साल गुजर गए, तो उस वक्त हमारे यहाँ एक कंसेप्ट पाया जाता था, मैं उसे अल्लाह करे मिसकंसेप्ट ही हो, कि बाद हमारे खिलाफ किसी महकमे के फैसला आ जाता था किसी बहुत बड़ी अदालत से, तो लोग कहते थे यार वो सबसे ऊपर वाली अदालत भी मौजूद है ना, मुल्क की अदालत, मैं कह रहा अल्लाह ताला की अदालत नहीं, तो वो प्रो गवर्नमेंट है। अब ये मेरा भाई सदीक अजहर ही बताएंगे कि इससे क्या मुराद है। भाई क्या मतलब कि फलां अदालत प्रो गवर्नमेंट है, व्हाट डज इट मीन? ये मैं 30-40 साल पहले भी सुन रहा था, आज भी सुन रहा हूं, बल्कि अजहर साहब बता रहे हैं हमें कि ये बात है। अब ऊपर 2 अदालतें हैं, एक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी है, आईनी अदालत भी है। चले अजहर साहब से इसमें बाद में पूछते हैं। अजहर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, इसका मैंने आपसे जवाब लेना है। अजहर साहब, मैं अली यूसुफजई साहब, UAE ने हमसे पैसे वापस मांग लिए हैं क्योंकि हमारे पास दोस्त ममालिक के पैसे पड़े थे, सऊदी अरब के थे, चाइना के थे, UAE के थे। क्या हुआ है इस जंग के दौरान कि UAE हमसे इतना नाराज हुआ है कि उसने फौरी तौर पर अपने पैसे वापस मांग लिए हैं? देखिए, ये इमरान ने तकरीबन $52 अरब के कर्जे लिए हैं 2018 से 2022 तक। $52 अरब के कर्जे लिए। ये $2 अरब जो है, एक तो वो 1995 के थे ना, $1 अरब। ये जो है उन्होंने हमें 6% की, ये कोई ऐसा कर्जा नहीं था जो आपके पास उन्होंने स्टेट बैंक में रखना था, इस पे 6% वो सूद ले रहे थे, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मद में जो है कर्जा आपसे वो ले चुके हैं सूद की मद में। अच्छा है उन्होंने मांग लिया। अच्छा हम ताने नहीं दे रहे हैं। अली साहब यहाँ पे एक जैली क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये नहीं बताया गया था कि इतना सूद हमसे ये लिया इन्होंने। हमें तो यही बताया जाता था कि ये दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने अपने पैसे हमारे पास रखवाए हैं जो रोल ओवर कर दिए जाते हैं। ये पहली दफा हमारे सामने आ रहा है कि इतने बड़े मार्कअप पे वो पैसे रखे हुए थे। देखिए, ये इमरान दौर की जो है ना पॉलिसी तो सामने आ रही है कि देखें, आपको $52 अरब का कर्जा, आप 2018 में हमारा बजट था 4,600 अरब का, 2019 में 5,800 अरब का, इस तरफ मिला के तकरीबन 30,000 अरब जो है वो 2022 तक वो इनका बजट था। आप मुझे लाहौर में एक ईंट बता दे जो इमरान खान ने लगाई, मुझे इस्लामाबाद में कोई एक ईंट बता दे कि जो इमरान खान ने लगाई हो, कोई कराची में एक ईंट बता दे कि इमरान खान ने कोई काम किया। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। अभी आप बता रहे थे कि जो कोरोना में $40 फी बैरल तेल गिर गया था, उससे दुनिया ने, बांग्लादेश ने जो अपना एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन इजाफा किया। यहाँ पे नालायक नाहल बैठा हुआ था, 12 बजे उठ के आ जाता था, और वो ये 40 बंदे अदर सदीक साहब समेत, वो शहबाज गिल वगैरह समेत बैठ के 1 बजे वजीर आजम हाउस में मीटिंग होती थी। वहां पे ये डिस्कस होता था कि भाई अपोजिशन के खिलाफ किस तरह बात करनी है, किस तरह बदजुबानी करनी है, किस तरह बदअखलाकी करनी है।
और जब उनसे कहा जाता था कि सर हालात बहुत खराब है, ये बात करनी, उन्होंने कहा आपको हमें मतलब मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, आप अपोजिशन को करें, लोग जो है वो उस बात पे नहीं आएंगे। अजहर सदीक साहब मुशर्रफ के बड़े हिमायती थे, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है बम और बारूद का पाकिस्तान बना, पाकिस्तान अंधेरों का पाकिस्तान बना। 2013 में हमें जो पाकिस्तान मिला था उसमें $2 बिलियन के रिजर्व थे, उसका स्टॉक एक्सचेंज 13,000 पे था, पाकिस्तान में 5 धमाके रोज होते थे। नवाज शरीफ आया, वो सीपेक लेके आया, $67 बिलियन के जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आया था। पाकिस्तान के पास $24 बिलियन के रिजर्व पड़े हुए थे, आपका स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे पहुंच गया था। हम जो है बेहतरी की तरफ जा रहे थे, एक नालायक नायल आया और जाते जाते उसने ऐसा मार्ची वो जो है वो आपकी जो हुआ है वो खोदा, ऐसे बारूद रखे उसने कि उन्होंने, हम IMF प्रोग्राम में थे, 160 रुपए का वो था पेट्रोल था, उन्होंने 10 रुपए कम कर दिए। 10 रुपए कम करने थे, ड्यू तक केस मई में हमने केस लेना था $2 बिलियन, वो केस हमें नहीं मिला, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया। उस नालायक नाहल की वजह से हमारे रिजर्व जो है वो $4 बिलियन पे पहुंच गए थे। पाकिस्तान जो है, ये जो आपको कर्जा है, अगर चीन का कर्जा है, सऊदी अरब का कर्जा है, UAE का कर्जा, ये किसने लिया है? ये नवाज शरीफ ने लिया था, ये इमरान खान साहब का लिया हुआ कर्जा है। और बेड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, फराह गोगी यहाँ पे DC लगाती थी, DPO लगाती थी, अजहर सदीक साहब को जो है वहां पे अदालत में नहीं जाते थे। इस वक्त पंजाब में 90% क्राइम जो है वो 90% क्राइम की रेशो में कमी आ चुकी है। आप जो है ये गुड गवर्नेंस की वजह से, मैंने आपको बताया कि अटक से लेकर रहीम मियार खान तक, राजनपुर तक अमन है, कोई बदमाश नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, डाकू है तो उनको खत्म कर दिया गया। रहीम मियार खान के जो कच्चे के डाकू है वो खत्म कर दिए गए। तो गुड गवर्नेंस ये है कि वहां पे न DC जो है उससे कोई पैसे लेते हैं, न DPO से कोई पैसे लेते हैं। ठीक हो गया। आपको इसका इलेक्ट्रिक बसेस अजहर साहब से मैं इस पे, अब तो वो खुद लुटेरे में आ गया अजहर साहब। अली साहब, मैं अजहर साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अजहर साहब से जरूर इसका जवाब हम लेंगे। उससे पहले अली बदर साहब हैं। अली बदर साहब, जब इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान की मईशत और पॉलिसीज के ऊपर बात हो रही है, तो क्या सियासत के अंदर जरूरी है कि ब्लेम गेम शुरू कर दी जाए बजाय हकायक पर मबनी बात करने के? सर अनफॉर्चुनेटली चोई साहब, ये सियासत के अंदर ऐसा एक ट्रेडिशन बन गई हुई है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा के ही दुकानदारी चलाई जाती है, इश्यूज के ऊपर बात नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी मैच्योर भी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाइव हैं और एक अपनी दुकानदारी चलाने के लिए एक दूसरे की जातियात के ऊपर करते हैं। हमें जातियात से बालातर होकर सियासत करनी है, इश्यूज के ऊपर करनी है। यहाँ पे अगर हम पब्लिक पॉलिसी की बात करें, हम गवर्नेंस की बात करें, हम मुल्कों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो हमें पता चलेगा कि दुनिया के मुतअद्दिद मुल्क कैसे तरक्की कर रहे हैं। ये जो मुल्कों के साथ हमारा एक डिप्लोमेटिक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम दुनिया के अंदर बेहतरीन डिप्लोमेसी कर रहा है, और पाकिस्तान जिस एक क्रॉस रोड से गुजर रहा है, वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस दरपेश है, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी दरपेश है। जैसे UAE ने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए, कहीं ना कहीं पे कोई डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट आया है तो पैसे मांगे, अदरवाइज तो आपका ठीक चल रहा था। और उनको भी पता है कि पाकिस्तान में डिसरप्शन रहेगी तो UAE और दुबई फ्लरिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान स्टेबलाइज होगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो दुबई उस तरह नहीं उठेगा। तो वो एक आपकी डिप्लोमेटिक जेलसी भी आ जाती है, क्योंकि ये एक अब जो है इसकी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो इस तरह का एक्ट होता है। बाकी पाकिस्तान जिस तरह के क्रॉस रोड या चैलेंजेस से गुजरा है, इस टाइम पे जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म जो है वो सॉल्यूशंस को देखें। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इसके ऊपर सोचना है कि हमने पाकिस्तान को इंटरनली कैसे वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की डेट में हमें है कि हमने इसको एड्रेस कैसे करना है। बाकी ब्लेम गेम तो जो है चोई साहब, वो हम एक दूसरे को करते रहेंगे कि उस दौर में ये हुआ, इस दौर में ये हुआ। सारे दौरों में अच्छे काम भी हुए और बुरे भी हुए, और ये गवर्नेंस के अंदर, डेमोक्रेसीज के अंदर कहीं पे कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती, ऐसी चीजें चलती हैं। आज भी बहुत सारी जो है
चीजें हैं जो अप्स एंड डाउन, फ्लॉज है। अप्स एंड डाउन इसका हिस्सा है, हुकूमतों का हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की पॉलिसी को मद्देनजर रखना चाहिए। अजहर सिद्दीक साहब, अभी एक तो जुडिशरी की बात आप कर रहे थे, मियां सैफुर रहमान साहब ने आपने सवाल किया था, दूसरा अभी अली यूसुफजई साहब ने कहा कि मुल्क के अंदर जितनी खराबियां हैं ये इमरान खान साहब की वजह से हैं, और आपने उनकी बात सुनी है, ज़रा इस पर भी तबसरा फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। असल में ना किसी ने कहा था कि पीर को पर नहीं लगे मुरीद लगा देते हैं। और एक बात बबांगे दोहल मैं कह दूं, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में जितना हाथ 12वें खिलाड़ी बहादुर शाह जफर नवाज शरीफ का किसी का नहीं। नवाज शरीफ की दोस्तियां यारियां, नरेंद्र मोदी का जो यार है, गद्दार है, साद रेरी, अब क्या क्या मैं कहानियां बताऊं, जदादें, एक एक चीज अब रिकॉर्ड के ऊपर है। अब आपको याद होगा रोग आर्मी का, आपको याद होना चाहिए सज्जन जनाल, नरेंद्र मोदी की तो आपको पता है वो आमों की पेटियां आया करती थी यार, साड़ियां आया करती। वो अच्छा नहीं वो नरेंद्र मोदी नहीं था, उसको कोई डुप्लीकेट आदमी था। वो सज्जन जनाल और वो सारे जो मरी में आया करते थे, वीजे थोड़ा होते थे। अच्छा वो अपना मार्बल आर्च के अंदर वो एनडीएस के लोग आकर जो मुल्क दुश्मन होते थे वो क्या किया करते थे। कभी आपने ये भी सोचा है कि जो जदादें उन्होंने खरीदी उनका कभी एहतसाब होना है? क्या एवन फील्ड की जदादों के सबूत आ गए या हाइड पार्क के आ गए? नहीं जनाब, यही तो वजह है। देखिए ना, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को गद्दार कहते रहे, मैं तो कभी नहीं कहा उनको, मैंने तो ट्रायल पढ़ा उनको इस मुल्क में पीपल्स पार्टी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये चहेता खानदान ऐसा है कि आप अंदाजा लगाएं, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले जाते हैं। कोई समझने में कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यादाश्त कमजोर हो तो क्या कर सकते हैं? अभी आपको किसी को पता ही नहीं होगा, लानतुल्लाह काज़िबिन, जो झूठ बोले लानत हो, पूरे खानदान पे लानत हो उसके। आपको डेट लिमिटेशन है, जीडीपी का 60% से ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। ये जो 3 साल की पूरे पाकिस्तान की कारकर्दगी में 3 साल पीटीआई ने पता नहीं क्या कर दिया जनाब। अच्छा जी, अब मुल्क डिफॉल्ट हो गया यार, पता ही नहीं यार, थोड़ी सी शर्म और हया होना चाहिए। कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट होने के करीब आईएमएफ को खत लिख दिए। क्या खत का कहा था? बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बात हुई थी, और क्या बात हुई थी? अभी क्या हुआ था? अब जरा गौर तो करें इस बात को सामने रखते हुए। मैं आपके सामने रखने लगा हूं, मैं कर्जों की सूरत आपके सामने रख देता हूं। मैं सबसे पहली बात है, पूरा डाटा अवेलेबल है। मुशर्रफ के दौर में 6,000 के कर्जे थे। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 में 14,000 रुपए चले गए। और मुस्लिम लीग नून का जो 2013 से 18 था 30,000। और तहरीक इंसाफ 2018 से 2022 तक 50,000, 20,000 के करीब इजाफा हुआ। और उसके बाद मौजूदा दौर में 60 से 70,000। और अच्छा, और फिर वो बताते थे रिजर्व बढ़ गई। अच्छा, कितने रिजर्व थे? अपना कोई $21 बिलियन के करीब। जब वो तहकीक की तो पता लगा $6 बिलियन अवाम का पैसा है। 8 अरब के करीब वो रोल ओवर आज पता लगा ना कि वो भी सूद के ऊपर था। तो वो अंदाजा हो गया आपको। और ये रोल ओवर के पैसे आगे सारे, तो एक या दो बिलियन डॉलर के ऊपर ये छलांगे मारते फिर रहे हैं। इनकी मईशत तबाह हो पिछले 4 सालों के अंदर बता दें। अच्छा, बताया जा रहा है, अच्छा चले फर्ज करें इमरान खान साहब ने लाहौर पे 1 रुपया नहीं लगाया, तो अब मेरा ख्याल 1,000 तो नैब का केस बन गया होगा अब तक। उस्मान बुज़दार पे बड़े केस बन गए होंगे। 3.5-4 साल में जितनी करप्शन हुई, जितनी पैसों की फ्लाइट हुई है, आज आप और देखे आप अभी कहाँ है नैब? आज कहाँ है एंटी करप्शन? क्या मुल्क में करप्शन खत्म हो चुकी है? नहीं, यादाश्त कमजोर है। ओहो, आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये एक महकमा बना है सीसीडी, उसने लोगों को बचाया है जनाब। 900 से ज्यादा लोगों को मारा है मावरा अदालत। और ये क्रेडिट लेने की बातें कर रहे हैं। किसने कहा है कि जराइम कम हुए हैं? किसने कहा है? आप अंदाजा लगाएं, जितनी लाकानूनियत इस दौर में हुई है पाकिस्तानी की तारीख में किसी दौर में नहीं हुई। हाँ, वो यादाश्त कमजोर है। जनरल परवेज मुशर्रफ का साथ मैंने नहीं दिया था, पता नहीं यादाश्त कमजोर है। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बोकला ने एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी, लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी। और जनरल परवेज मुशर्रफ का कसूर क्या था? वो पाकिस्तानी था, उसने अमेरिकन वगैरह के साथ लड़ाई लड़ी थी। और फिर नवाज शरीफ भी था। मैंने तो फिर बाद में अपने गुनाह धोए ना, जब वो ट्रायल में आकर मैंने जब देखा कि उनका ट्रायल किस तरह चला से है। कभी वक्त आएगा पता चलेगा कि जनरल फैज को भी सजा क्यों मिली है। क्या वही एक इंसान था जो करप्शन में था? क्या और कोई किसी ने लूट मार नहीं की है इसने?
ये जब कभी तारीख उठेगी, तारीख निकलेगी, फिर पता चलेगा कि क्या है, किसके दाने बाने कहाँ उठते हैं, कहाँ मिलते हैं। यादाश्त अच्छी करनी चाहिए आपको। और मैं तो बार बार चैलेंज भी करता होता हूं, मुझे ये बताएं इमरान खान के अगेंस्ट क्या निकला करप्शन का? वो एक तोशा खाना है यार, लानत है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने बनाया। अच्छा, आपने साइफर बनाया जमीन पोस्ट, आपने इद्दत बनाया जमीन पोस्ट, तोशा खाना बताओ को यार, खुदारा बड़े बड़े इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए, कोई निकाला आपने? उस्मान, अच्छा फरा शहजादी के अगेंस्ट बता दें क्या कहा जी, ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई एक केस भी बता दें? नहीं भाई यार, ये बातें रिटोरिक, अब ये कौम नहीं सुनने के लिए तैयार। अब आप इधर बाहर निकल कर देखें, लोग गंदे आटे लेकर खड़े हुए हैं, जूते लेकर खड़े हुए हैं मारने के लिए। वो बार में, अच्छा वो कमाल की बात मैं भूल गया, मैं वो एक था 12वां खिलाड़ी बहादुर शाह जफर, 3 दफा वजीर आजम रहा। पता है आपको इस वक्त हैसियत क्या? एक लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी बनी है, उसके को चेयरमैन बन गए हैं, एक काउंसलर की हैसियत के तौर पर प्राइज अंजाम देते फिर रहे हैं। और लूटमार, अच्छा क्या वो पतंगबाजी, अच्छा आप इसी गवर्नर बताने लगा हूं, पतंगबाजी के 17 लोग मर गए, सैकड़ों जख्मी हो गए, गटर के गिरने से लोग कितने वाकये आ गए, आग लगने, कुत्तों के अच्छा, आपको पता है कुत्तों के काटने से पिछले 3 साल में 6 लाख मैं आता हूँ आपकी तरफ। अली साहब मैं आता हूँ। एक बात कही है, अगर साहब ने छेड़ के मियां साहब ने सिर्फ एक बात की, वो कर दूं मैं, मियां साहब ने दांतों के बारे में मेरी दरख्वास्त है कि मुझे जो है वो ना करे, टोके ना, इतना ही टाइम मुझे दे दे जितना मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं अली बदर साहब और मियां सैफुररहमान साहब, मियां साहब, क्योंकि ये डिबेट किसी और जाने हमने शुरू की थी कि पाकिस्तान एक मिनट इसकी जो है ना, ये जो इसका वो है, चले आप जी अली साहब आप करें बात। अली यूसुफजई साहब, मैं आपको बात बताऊं, इस पाकिस्तान में 1990 से पहले कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी। पाकिस्तान में जो आपको जितनी मल्टीनेशनल कंपनी नजर आती है, ये फ्री माशियत नवाज शरीफ ने किया। ये आपको जो नजर आता है पाकिस्तान में फाइबर ऑप्टिक्स, ये पाकिस्तान में मोटरवे नजर आती है, ये नवाज शरीफ की वजह से है। ये आपको जो बेहतर सफरी सहूलियात है, ये जो डायो बसेज हैं, ये नवाज शरीफ लेके आया था। पाकिस्तान में आपको जब बिल जमा करते थे, यूटिलिटी बिल्स, 5 किलोमीटर तक कतारें लंबी खड़ी होती थी। ये जितने मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, ये सारे नवाज शरीफ लेके आए। ये जितने प्राइवेट बैंक, ये नवाज शरीफ लेके आया। ये जो अल खालिद टैंक है, ये अल हैदर टैंक है, ये जो GF7 थंडर तैयारे हैं, ये नवाज शरीफ लेके आया था। फर्स्ट गवर्नमेंट में मियां साहब गवाह होंगे, 7% आपकी GDP ग्रोथ थी। आपका जो करेंसी है वो इंडिया से बेहतर थी, बांग्लादेश से बेहतर थी, श्रीलंका से बेहतर थी। आपके रिजर्व जो है बांग्लादेश और इंडिया से बेहतर थे। आपकी मशीयत बेहतर थी। 97 से 99 पाकिस्तान जो है वो पहली मर्तबा पाकिस्तान माशी तौर पे खुद कफील हुआ था, जरी तौर पे। 98 में जब पाकिस्तान की जो है वो पहली मर्तबा गंदम के पैदावार हमें पहले ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से जो है मंगवाते थे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जरी कफालत दी, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत दिया। आज फिर हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं। जितने इंटरनेशनल, देखें मैं बताता हूँ, जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट है, जितने भी है, नवाज शरीफ ने बनाए। पाकिस्तान में तरक्की खुशहाली की कोई भी निशानी नजर आएगी उस पे नाम नवाज शरीफ का होगा। ये कह रहे नवाज शरीफ ने क्या बनाया? चले तुम कह रहे कि वो नवाज शरीफ लाहौर का कर रहा है। अली साहब आपका पॉइंट आ गया, ये पार्टी डिबेट बन गई है। अजहर साहब टाइम बड़ा शॉर्ट है, हमें भी मुख्तसर बात कर लेने में, आप कर लें। क्या करना है अली साहब, मैं अली बदर साहब की तरफ भी जाऊंगा। अली बदर साहब, अली साहब, ये कहा जा रहा है कि जितनी अच्छाइयां वो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में लेके आए, जितनी खराबियां वो इमरान खान साहब इस मुल्क में पैदा करके गए। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी इतनी दफा बरसरे इख्तिदार रही है, पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे क्या है? ना कोई अच्छाई है ना बुराई है। क्यों नहीं है? पाकिस्तान को एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी नहीं, ये अली बदर साहब, पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है, आज जो पाकिस्तान फ्लरिश कर रहा है, उसके ऊपर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का क्रेडिट जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में, न्यूक्लियर पावर बनाने में, फिर बीबी शहीद ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने में, उनका ऐसा किरदार है कि जो आज तक पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतें, फौज और पाकिस्तान में मुस्तहकम रखने में
क्रेडिट ही जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जाता है और उसको मजीद मुस्तहकम करने में बीबी शहीद को जाता है। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पाकिस्तान को इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस करवा के पाकिस्तान और तमाम इस्लामी मुल्कों को दुनिया की नजर में मजबूत किया। फिर पाकिस्तान को जब एटमी कुव्वत बनाया, जब यहाँ पे एटमी टेक्नोलॉजी आई, तो मैं समझता हूँ कि आज तक तमाम आने वाली हुकूमतें उस प्रोग्राम का फायदा ले रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जब 2013 में दौर खत्म हो रहा था तो 3 ऐसे प्रोग्राम, एक सी पैक का, एक टापी गैस पाइपलाइन का, एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, ये 3 ऐसे मंसूबे थे जो कि पाकिस्तान की लाइफलाइन बनने जा रहे थे, जिसको बाद में आके रोक दिया गया या उसको मजीद नहीं चलाया गया, उसके अंदर रुकावटें डाल दी गई, लेकिन उसको परसू करना चाहिए था। आज मैं समझता हूं कि ये मौका है कि जिसके अंदर पाकिस्तान ये जो ईरान के साथ और अमेरिका के साथ मामला तय करने जा रहा है, ये वो मौका है कि जहां पे पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन को की कॉन्टिन्यूटी के अंदर जाना चाहिए और उसके अंदर उस चीज का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ईरान गैस पाइपलाइन से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को और हाउस होल्ड को गैस जाएगी और उस गैस की वजह से जो है इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, आपकी बिजली सस्ती होगी, आपके एक्सपोर्टर को फायदा होगा, आपके इंटरनल। अली साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को चालू करना चाहिए। अच्छा मियां साहब, टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि ये जो दुकानें बंद करने का एक शेड्यूल दिया गया है, क्या इससे एक दफा फिर अवाम से कुर्बानी मांगी गई है? क्या इससे चीजें ठीक हो जाएंगी? मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज्यादा बड़ी जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी और लोगों को मोटिवेट करके उन्हें वाकई, ये अभी ट्रस्ट की भी बात हुई कि लोग ट्रस्ट नहीं करते कि हुकूमतें हमारी खैर खा हैं। जब तक वो ट्रस्ट नहीं कायम होगा, ना दुकानें आसानी से बंद होंगी, ना इसमें कोई एनर्जी कंजर्वेशन होगी। एक पूरा जामे प्रोग्राम बनाया जाए और हुकूमत लोगों को के लिए जो स्पेस उसके पास अवेलेबल होती है उसको यूटिलाइज करे और लोगों को रिलीफ दे सही मानों में, जो उसके पास गुंजाइश होती है। अदरवाइज ये इस तरह कुछ सिर्फ इस तरह एडहॉक किस्म के साथ थैंक यू मियां सैफुर रहमान साहब, जनाब अजहर सदीक साहब, जनाब अली बदर साहब, जनाब अली यूसुफजई साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब जंग तो शुरू हुई थी ईरान, इजराइल और अमेरिका के माबैन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मुआशी जंग शुरू हुई है जिसमें आम आदमी अपनी रोज़ी रोटी की तगोदो के लिए जंग में इस वक्त मसरूफ़ है। अब ये जंग कौन सा रुख अख्तियार करेगी, इस पर हम मज़ीद बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने और अपने साथ वालों का, अपने हमसायों का, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।